हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी यूपी पॉलिसी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को साथियों मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को है। ठीक है, चलिए आप क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या अस्थायी बंदोबस्त से? लॉर्ड मैकाले जो है किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले आपके संबंधित है साथियों आपका अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद संबंधी एक समिति समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, अतः वह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेन गुप्ता, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। चलिए, उन्होंने पहली बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे काल को कहते हैं बताइए? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुप्त काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? क्योंकि इस समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था बताइए? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है साथियों किसने किया था? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है आपका औरंगजेब ने करवाया था। क्लियर है? जबकि दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद की, सिकंदराबाद की, कानपुर की, या आगरा की? तो सिकंदर लोदी ने जो है स्थापना की थी आगरा शहर की। ठीक है, 1506 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर है, रिक्त स्थान भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंतीय राज्य था? कौन सा बताइए? रिक्त स्थान जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से इसके बाद भारत की स्वतंत्रता से पहले हैदराबाद जो है सबसे बड़ा सामंती राज्य था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सातवां नंबर, क्या देगा? रिक्त स्थान ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके तहत राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है आठवां नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष रिक्त स्थान में हुआ था? कौन सा वर्ष में हुआ था?
बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था साथियों 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के लिए 7 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और इसी के दौरान प्रसिद्ध नारा जो है महात्मा गांधी का करो या मरो दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। क्लियर देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए क्लियर। अगला है आपका 10वां नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना रिक्त स्थान में की थी, कहाँ पर? मतलब कब की थी हमसे पूछा है। तो महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना आपकी 1919 में, फरवरी 1919 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। क्लियर सभी को? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना आपकी फरवरी 1919 में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपके सामने। ठीक है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण अगर देखेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड यानी कि कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? बताइए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लोहे और निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण आपका लोहे और निकल तत्वों के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? बताइए, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो दूरी है कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, किस सरकार ने मथुरुपुर योजना शुरू की है? बताइए, किस सरकार ने मथुरुपुर योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? हाँ या ना? मथुरुपुर योजना आपकी कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। ठीक है, इस योजना में राज्य सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन के आंतरिक महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर काउंसलिंग सहायता जैसे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब है आपका 17 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा।
कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है, बताइए। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पूंजी के मालिक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी हाँ, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार जो है पूंजी के मालिक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है। तो राष्ट्रीय आय की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय जो है, देखिए राष्ट्रीय आय आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर का है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर का है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश में आपका प्लस निर्यात माइनस आयात प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय माइनस मूल्य ह्रास अप्रत्यक्ष माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी है। उपरोक्त तो सभी जो है आपके राष्ट्रीय आय के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य किसी राष्ट्र द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों से प्राप्त आय, श्रम पूंजी तथा संस्थागत दक्षता है। वेतन, ब्याज, किराया तथा अन्य लाभों से प्राप्त आय को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित फॉर्मूले आपके ये सभी जो दिए गए हैं सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना क्या कहलाती है, तो यह योजना आपकी कहलाती है साथियों तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है साथियों यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ है ना, भारत में तीर्थ स्थलों का बहुत अधिक महत्व है, इसको देखते हुए तीर्थ दर्शन योजना शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है, किस पंचवर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू की, बताइए किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, 1951 में आपकी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है साथियों, क्लियर है सभी को। चलिए अगला है आपका 21-21 प्रश्न, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था, बताइए पंचायती राज को 1959 ईस्वी में किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। वर्ष 1959 में भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई थी। बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बताइए कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो यह निर्णय करने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए सको 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। इसके अंतर्गत देश के युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने तथा राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बनने का अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या, बताइए संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है साथियों संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बताइए राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, लोकसभा में जो है 2 सदस्यों को और राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 26 नंबर। क्या देगा? कार्बोरम डम क्या है बताइए? कार्बोरंडम क्या है? तो कार्बोरंडम की अगर बात की जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम कहते हैं। यह सिलिकॉन और कार्बन से बना एक आपका यौगिक है। इसका उपयोग एक अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। गले में उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम बताइए। ठीक है, गले में उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। गले में उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि आपकी एल्ब्यूमिन कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। केसिन का संबंध आपका अस्थि मज्जा से है, जबकि सैक्रम का संबंध आपका जो है स्पाइनल से है, स्पाइनल के निचले भाग से है, और कोक्सल कूल्हे की अस्थि होती है। ठीक है, 28 नंबर। लाइपेज रिक्त स्थान पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है लाइपेज? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वसा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो इमली आ, इमलीसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29वां। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर। आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं साथियों आपका अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला है आपका 61 अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय आपके हमारे थे राकेश शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शीर्ष से भिन्न है। ठीक है, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, IIS आपका बेंगलुरु दिया गया है। ठीक है, तो सभी को पता है, देखिए सब IIM है लेकिन ये आपका IIS है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला विकल्प जो दिया गया है सभी से भिन्न हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलुरु राज्य जो है अन्य तीनों से भिन्न है। यह भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है, जबकि शेष सभी जगह के भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM है। ठीक है, यह भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है जो प्रबंधन की शिक्षा के अतिरिक्त अनुसंधान एवं सलाह का भी कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आपका है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है बताइए? निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति जो है आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति आजादी का प्रतीक है। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्लोथी द्वारा वर्ष 1879 में इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, यह न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित 151 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 64 नंबर। लैन का अर्थ क्या होता है? तो लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है 65 नंबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो आपका जुड़ा हुआ है साथियों सिनेमा के क्षेत्र से। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला है आपका 66 नंबर। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष जो है स्वर्ण पदक जीता था बताइए? भारतीय पुरुष की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष जो है
स्वर्ण पदक जीता था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर क्या था? भारतीय सेना का कौन सा पद एम एस धोनी को प्रदान किया गया? बताइए, भारतीय सेना का कौन सा पद जो है एम एस धोनी को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। भारतीय सेना का जो पद है लेफ्टिनेंट कर्नल का पद आपका एम एस धोनी जो हमारे क्रिकेटर है इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 38 नंबर। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा? बताइए, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यह तो यह आत्मकथा है साथियों शरद पवार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 69 नंबर। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किग्रा के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए, तो यह लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किग्रा के बीच बॉल के आकार का था, यह जो है आपका सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 7वां नंबर। बताइएगा आइटेंसी का। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? बताइए, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो यह है साथियों आपका दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का उद्देश्य जो है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी के प्रसारण की सुविधा देना है। इनसैट का पूरा नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, यह इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूर संचार प्रसारण के लिए उपयोग होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।